हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में ऑन सीपीए प्रेप एकेडमी। ये टॉपिक फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग का पिछले कुछ सालों में सीएसआईआर में एक ट्रेंड देखा गया है कि इस टॉपिक से कई अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं इस बात की गारंटी लेती हूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो इससे आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस तरीके से कहां पर बनता है और कहां से उसका ट्रांसलोकेशन होना होता है। तो सबसे पहले ये जो हमारी मैच्योर लीव्स होती हैं किसी भी प्लांट में, ये उसकी सोर्स के तरीके से काम करती हैं। सोर्स क्यों? क्योंकि यहां पर हो रहा होता है एक्टिव फोटोसिंथेसिस और इसी से बनता है क्या? स्टार्च। यहां पर बन रहा होता है स्टार्च। ये स्टार्च अलग अलग जगह पर इनका ट्रांसलोकेशन होता है, चाहे वो हमारा फ्लावर का पोर्शन हो जाए, चाहे यंग इमेच्योर लीव्स हो जाए या फिर रूट्स हो जाए। ये जितने भी पोर्शन होते हैं ये सारे के सारे होते हैं उसके सिंक। व्हाई? बिकॉज दे ऑल नीड शुगर फॉर देयर ग्रोथ और दे ऑल नीड स्टार्च फॉर देयर ग्रोथ। अब अगर हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया है, शुगर बन गया है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी चीज की जरूरत भी पड़ेगी। तो वो काम जो होता है वो यहाँ पे करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और वो भी एक स्पेशल तरीके का कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसे कहा जाता है फ्लोएम। अब इसको मैंने अभी यहाँ पर क्या आपको बताया है कि इसको कहा गया है फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब समझते हैं, ऐसा टिश्यू जहां पर अलग अलग तरीके के सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करें, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहां पर हमको बहुत डिफरेंट तरीके के सेल्स मिलते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। अब अगर आप ये ध्यान देंगे तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं वो यहां बीचों बीच येलो वाले पोर्शन में ये प्रेजेंट है, और ये जैसा कि इनका नाम है, ये एक पाइपलाइन जैसा कि हमारे घर में होती है उसी की तरीके के इनका स्ट्रक्चर होता है। और इनके जस्ट बगल में हमारे कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? यहां पर हमको मिलेंगे हमारे कंपेनियन सेल्स। ये वाले जो सेल्स हैं, ये यहाँ पर जो ये पिंक कलर के ये सेल्स हो जाते हैं, ये हमारे होते हैं कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स, इसमें अगर आप इनका स्ट्रक्चर ध्यान से थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको दिखाई देगा कि दे हैव न्यूक्लियस, बट द सीव ट्यूब एलिमेंट दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इस पॉइंट को भी और फर्दर डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस हैपेंस, बट इसके आगे इसके सारे एलिमेंट्स पहले कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा, जो इन कंपेनियन सेल्स के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, और ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके रखते हैं, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया अ पोर, जिसको कि कहा जाता है सीव पोर। इसको क्या कहते हैं? सीव पोर। और इस सीव पोर में इस तरीके से पोर्स होते हैं, छन्नी की तरीके से होता है ये। तो इसका काम क्या है? जब भी ट्रांसलोकेशन हो रहा होता है शुगर का, उसको एक कंट्रोल प्रोसेस करने के लिए ये यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अभी मैंने एक पॉइंट बताया था कि एक चीज नोटिस करने को आपको एक्चुअली कही थी कि जो कंपेनियन सेल्स हैं इनमें तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, दे हैव दिस न्यूक्लियस, मगर ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इनमें देयर इज नो न्यूक्लियस। ठीक है, कोई न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं है। इसका रीजन क्या होता है कि सीव ट्यूब हमारे पाइप की तरीके से काम करते हैं, और अगर इनमें ज्यादा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे तो वो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को रोकने लगेंगे, हिंडर करने लगेंगे। तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है कंपेनियन सेल, जो कि सीव ट्यूब से कनेक्टेड होता है। दिस इज कनेक्टेड वाया सीव ट्यूब, और किस वजह से कनेक्टेड होता है? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से ये कनेक्ट होता है और ये कंट्रोल करता है सीव ट्यूब के एक्शन को। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, these are specialized cells in angiosperm meant for the translocation. Between these cells, sieve plates are present. These structure allow the flow of sap along the sieve tube. ये सारा चीजें अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब ये सारी बात तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू समझ में आ गया। अभी हमने क्या बात करी थी कि जो हमारी मैच्योर लीव्स हैं, दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन वहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उसकी भी थोड़ी मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं कि कहां पर किस तरीके से होता है। तो अगर ये हमारी लीफ है, तो जो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमने और इसको एक्सपैंड करा है, आउटर लेयर जो है ये हो जाती है हमारी एपिडर्मिस। इंटरनली हमको प्रेजेंट मिलते हैं दो तरीके के मीजोफिल सेल्स, एक पेलिसेड मीजोफिल सेल और दूसरा मिलता है हमको स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स।
अब यही मीजोसेल्स, दीज आर द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमारा जो मीजोफिल्स होते हैं, मीजोफिल्स, दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहीं पर ही एक्चुअल जो फोटोसिंथेसिस होगा और शुगर का प्रोडक्शन जो होगा वो इन्हीं सेल्स में होता है। अब यहां के बाद में ये वाले जो सेल्स आते हैं, ये बीच में ये हमारे बंडल शीथ सेल्स होते हैं और इनके अंदर हमारा प्रेजेंट क्या है, वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट है। इसको थोड़ा और अब एक्सपैंड करके देखते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि यहां पर ऊपर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये है आपके क्या, मीजोफिल सेल्स आ गए, ठीक है। उसके नेक्स्ट में लगे हैं बंडल शीथ सेल्स, उसके नेक्स्ट में लगे हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, और उसके बाद में आते हैं कंपेनियन सेल्स, और बाद में लास्ट में आते हैं हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अभी जब हमने फ्लोएम की मॉर्फोलॉजी को देखा था तो हमने यही ऑर्डर देखा था कि बाहर की तरफ फ्लोएम पेरेन्काइमा, नेक्स्ट कंपेनियन सेल्स एंड लास्ट में बीचों बीच हमारे सीव ट्यूब होते हैं। सेम मॉर्फोलॉजी वी कैन सी हियर आल्सो, ठीक है। प्लांट का जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है अभी हमने डिस्कस करा, दैट इज मेसोफिल सेल। तो शुगर का अगर ट्रांसलोकेशन इस पॉइंट से शुरू होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि एक तो ये आपको ब्लू एरो दिखाई दे रहा है और एक आपको यहां पर, आप अगर नोटिस करोगे तो ये आपको हाईलाइट विद अनदर कलर, ये आपको दिखाई देगा कि ये यहां पर, ये आपको येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूं, इफ यू कैन सी, ये रेड कलर से, ये दो तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है। तो इसके ट्रांसलोकेशन का भी एक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये दो तरीके से जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसको हम कहते हैं एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक रूट। बीच का जो सेल का पोर्शन होता है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये यहाँ पर पूरी तरीके से आपस में कनेक्टेड है, ये वाले जो कनेक्शन होंगे ये हमारा प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन है और इनसे ये सेल्स आपस में साइटोसोलिकली दे आर कनेक्टेड। दिस पर्टिकुलर रूट इज कॉल्ड सिम्प्लास्टिक रूट, जबकि जो बाहर वाला इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इस मेम्ब्रेन के स्पेस में जो एरिया होता है इसको हम काउंट करते हैं एज द एपोप्लास्टिक रूट। तो ये दो रूट्स हमारे हमको प्लांट के फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जब ट्रांसलोकेशन होता है तो ये दो रूट्स हमको मिलते हैं, ठीक है। अब ये बात तो चलो समझ में आ गई कि दो रूट्स मिलते हैं, मगर इनका क्या ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ही इतना इजी हो जाता है? तो सिम्प्लास्ट में बहुत ज्यादा कोई कहानी नहीं है, वहां पर आपका शुगर बना और एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ये ट्रांसलोकेशन होता चला जाएगा। मगर अगर बात करें हम एपोप्लास्टिक मेथड की, एपोप्लास्टिक रूट की, तो जब हमारा एपोप्लास्ट से शुगर पहुंचेगी इन द सीव ट्यूब एलिमेंट, इसके बाहर एपोप्लास्ट में अब शुगर इकट्ठा होना शुरू हो गई है, तो सीव ट्यूब में एक्चुअली हो ये रहा है कि सिम्प्लास्ट के थ्रू भी यहाँ पर बहुत सारा शुगर का अक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो रहा है और अब एपोप्लास्ट भी अपना शुगर सीव ट्यूब में पूरी तरीके से अनलोड करना चाहता है। ये प्रोसेस एक्चुअली एनर्जी ड्रिवन होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में आता है। इसके लिए दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले जो होगा यहाँ पर एटीपी की एनर्जी यूज करेगा सेल, एटीपीएज यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इसकी मेम्ब्रेन पर, और ये एटीपीएज एटीपी की एनर्जी को यूज करके बहुत सारे प्रोटॉन आयंस को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में अक्यूमुलेट कर लेते हैं। ये कहां पर करेंगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। यहां पर हमारा बहुत सारा प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट हो जाएगा और ये प्रोटॉन वापस से सीव सेल के अंदर यहां पर आएगा जिसका को ट्रांसपोर्टेशन होगा विद शुगर। तो ये हमारा सीव ट्यूब का हो गया साइटोसोल, और यहां पर जब ये आएगा तो यहां पर दोनों ही प्रोसेस एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये बात आपको याद रखनी है कि जो सिम्प्लास्टिक मेथड होगा ट्रांसपोर्टेशन का या लोडिंग का, इट इज विदाउट एनी एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस, whereas when we talk about the apoplastic way, energy is being consumed. How? ATPase is situated onto the membrane which transport lot of proton ion into the intermembranal space. On the other hand, जब यहाँ पर बहुत सारा प्रोटॉन आयन एग्जिस्ट आ जाएगा, हो जाएगा, तो एक कीमोऑस्मोटिक पोटेंशियल बनेगा और उसकी वजह से वापस से को ट्रांसपोर्टेशन होगा विद शुगर, और ये जो प्रोसेस होगा ये हमारा एपोप्लास्ट में होता है। In apoplastic sugar allocation, the sugar are actively loaded from apoplast to sieve tube by an energy-driven transport located in the plasma membrane of these cells. The mechanism of phloem loading is called sucrose H plus sim transport. ये वाला जो को ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम sucrose H plus sim transport कहते हैं या फिर हम को ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म कहते हैं। ओके
अब ये हमारा अभी सीधा सीधा रूट चलता रहा, मगर CSIR क्योंकि बहुत बढ़िया एग्जाम है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, तो CSIR जब तक अपनी कुछ खुराफात ना करे तब तक ये क्वेश्चन अधूरा अधूरा रहता है और टॉपिक भी अधूरा अधूरा रहता है। तो इस चीज के लिए यहां पर एक और एलिमेंट आते हैं, यहां पर आता है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टू प्रोटीन्स विच इज नोन एज स्वीट प्रोटीन्स एंड सट प्रोटीन्स। सी द नेम इज ऑल्सो गिवन ऑन टू इट्स फंक्शन, कि किस तरीके से इनका नाम यहां पर दिया गया है, इट्स सो इंटरेस्टिंग। अब ये जो स्वीट और सट प्रोटीन्स होते हैं, ये इसका एक तो आपको याद रखना है इसका लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि इनका लोकेशन क्या है, ठीक है। स्वीट प्रोटीन्स आर लोकेटेड ऑन, एक तो हमारे ये मीजोफिल सेल्स पर लोकेटेड है, मीजोफिल सेल्स, और दूसरे हैं हमारे पेरेनकाइमा सेल्स। पेरेनकाइमा कौन से? फ्लोएम पेरेनकाइमा, ओके, पेरेनकाइमा सेल्स पर लोकेटेड है। दूसरा इनके बारे में आपको याद क्या रखना है कि इनका फंक्शन क्या है, क्या ये प्रोटीन को या शुगर, सॉरी यहां पर हम लोग को क्योंकि शुगर का ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, तो शुगर को ये बाहर की तरफ भेज रहे हैं या अंदर की तरफ भेज रहे हैं। तो अगर आप यहां पर नोटिस करोगे कि ये हमारी स्वीट प्रोटीन्स है और ये क्या कर रही हैं, बाहर की तरफ शुगर को भेज रही हैं, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती हैं? ई फ्लक्स के लिए, ई फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये हमारा हो गया सिम्प्लास्ट, और जहां पर हमारा शुगर को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्वीट प्रोटीन, वो हो गया एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में सारा शुगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कंपेनियन सेल्स में आते आते यहां पर हमको एक दूसरी तरीके की प्रोटीन मिलती है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं सट प्रोटीन, ठीक है। और इसका अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ शुगर को ले जा रहा है, मतलब इसका फंक्शन है इनफ्लक्स का, ठीक है, इनफ्लक्स का फंक्शन है। एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो, यहां पर पेरेनकाइमा में जब यहां पर हमारा जो सुक्रोज है वो कंपेनियन सेल्स में ट्रांसफर होता है, तो कंपेनियन सेल्स में वो शुगर कन्वर्ट हो जाता है इनटू RFO, रैफिनोज फैमिली ओलिगोसेक्राइड्स में। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि उनका डिफ्यूजन ना हो जाए वापस से, मतलब एक जो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन किया गया है वो वापस से डिफ्यूज बैक ना हो जाए, इसलिए वो सुक्रोज जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू RFO, ओके। RFO, ओके, यहां पर मैं फुल फॉर्म इसका लिख दे रही हूं, दैट इज रैफिनोज फैमिली ओलिगोसेक्राइड, ओके। तो ये जो रोल था स्वीट और सट प्रोटीन का था, स्वीट प्रोटीन का काम क्या होता है? इफ्लक्स करना सुक्रोज को, कहां पर? एपोप्लास्ट में। लोकेटेड कहां है? कंपेनियन ये मीजोफिल सेल्स और पेरेनकाइमा सेल्स में लोकेटेड है। जबकि जो सट प्रोटीन है उसका फंक्शन है इन्फ्लक्स करना, लोकेटेड कहां पर है? हमारे कंपेनियन सेल्स में। अब आते हैं यहां से उसकी प्रॉपर लोडिंग हो गई, लोडिंग के बाद में फंक्शन अपना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे सीव ट्यूब जैसा कि मैंने बताया एक पाइपलाइन की तरह होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म होता है और जहां पर भी सिंक होगा वहां पर इनका ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। अब प्रोसेस आता है फ्लोएम अनलोडिंग का, तो अनलोडिंग भी उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से हमारी लोडिंग चल रही थी। वहां पर भी दो प्रोसेस होंगे, एक सिम्प्लास्टिक प्रोसेस होगा और एक एपोप्लास्टिक प्रोसेस होगा। सिम्प्लास्टिक अनलोडिंग में क्या होता है? सुक्रोज डिफ्यूज वाया प्लाज्मोडेस्माटा इनटू द सिंक टिश्यूज, और ये हमको कहां पर मिलता है? इट इज कॉमन इन रूट, ट्यूबर्स एंड डेवलपिंग लीव्स, ठीक है। इस तरह डायग्राम को भी हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि शुगर जो है वो यहां पर ये सीव ट्यूब में किस तरीके से लोडिंग इसकी हो रही है। सुक्रोज तो जा ही रहा है, मगर उसके साथ में एक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसके साथ में वाटर भी अंदर जा रहा है, बहुत सारा वाटर भी अंदर जा रहा है, और इसकी वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ सिंक टिश्यू की तरफ फ्लो कर रहा है। और जब ये यहाँ पर सिंक टिश्यू में पहुंच जाएगा तो सुक्रोज तो अपने सिंक सेल में चला गया, ठीक है, स्टोरेज टिश्यू में, स्टोरेज रूट में, किसी में भी सिंक सेल जो भी होंगे वहां चला जाएगा, और वाटर जाइलम टिश्यू के हेल्प से वापस से वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एपोप्लास्टिक अनलोडिंग, यहां पर सुक्रोज इज रिलीज्ड इनटू द एपोप्लास्ट बाय द ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर टेकन अप बाय द सिंक सेल। ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सुक्रोज और हेक्सोज ट्रांसपोर्टर्स, ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, और यही ट्रांसपोर्टर्स एक्चुअली सेल के अंदर इस शुगर को ट्रांसलोकेट करते हैं। और ये एपोप्लास्टिक मेथड हमको मिलता कहां पर है? ये हमको डेवलपिंग सीड के बारे में मिलता है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं और
पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जैसे ये सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक मेथड है, हमने पढ़े अभी दोनों साथ में है, मगर क्या ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ प्लांट की स्पीशीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको सिर्फ सिम्प्लास्टिक मेथड मिल सकता है, कुछ में आपको सिर्फ एपोप्लास्टिक मेथड भी मिल सकता है। तो इस तरीके से होते हैं, मगर ये दो कॉमन रूट्स होते हैं, इसलिए हमने आज ये दोनों ही पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, द मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, as sucrose is removed, water potential in the sink of the phloem increase। ठीक है, वाटर पोटेंशियल बढ़ने लगा क्योंकि सुक्रोज तो अब हो गया कम, वो अपने सिंक टिश्यू में ट्रांसफर उसका हो गया। नाउ वाटर मूव बैक इनटू द जाइलम, और ये हमारा एक सोर्स टू सिंक का प्रेशर ग्रेडियंट इसी तरीके से ये मेंटेन रहेगा और चलता जाएगा। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसके क्वेश्चंस ढूंढिएगा, सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि हम आगे भी इस तरीके के, अगर आपको किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है जो आपको लगता है कि हम उसको अपने 10 मिनट वाली सीरीज में कवर कर सकते हैं, तो हमसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि वी विल शेयर, डेफिनेटली शेयर इनटू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड।